पीछे तो कोई लॉ नहीं है, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने एकदम आपको काम डाउन कर दिया, जो हमारे बच्चों का फंक्शनल नहीं होता। अब मैंने आपको ये सारी बात क्यों बताई, उसका रीजन क्या है? मैं थ्योरी पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर के सारे पार्ट को भूल जाना है, दो पार्ट को याद रखना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी हम बच्चे को डीप मसाजेस देते हैं, जब भी बच्चे को जॉइंट मसाजेस देते हैं, जब भी बच्चे को स्लो स्विंग देते हैं मूवमेंट के अंदर, ये सारी एक्टिविटीज हम बच्चे को काम डाउन करते हैं। बेसिकली हम बच्चे के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो बच्चे का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको काम डाउन कर रहे होते हैं, उसको कोपिंग सिखा रहे होते हैं कि वो कामिंग एनवायरनमेंट के अंदर रह सके, बॉडी के अंदर काम फील कर सके, और इमोशनल रेगुलेशन उससे उसका बढ़े। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि डीप मसाजेस या जॉइंट मसाजेस अगर हम इसको बोलें, और या फिर फुल बॉडी मसाजेस, स्लो स्विंग्स, कामिंग डाउन एक्टिविटीज, लाइट म्यूजिक, इस सब का क्या रोल है हमारे बच्चों की लाइफ में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए योगा की प्रैक्टिस भी आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड में है। योगा भी आपके बच्चे के नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, तो बच्चे का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लंबे समय के लिए, अदरवाइज बच्चा इमोशनली डिसरेगुलेट हमको दिखेगा। तो मेरे ख्याल से ये कुछ रीजंस हैं इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत रहती है बच्चों को। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। Sir, this you said joint massage. So हाँ, the joint massage and the giving compression is same. राइट, हाँ बिल्कुल, उसको कंप्रेशन बोल दीजिए आप, जॉइंट कंप्रेशन देने की जरूरत है हमको बच्चे को। और जॉइंट कंप्रेशन आप बच्चे को कम से कम, अगर बच्चा आपका ज्यादा इमोशनल डिसरेगुलेटेड है, या बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, या बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो इन सारी कंडीशन के अंदर दिन में 3 से 5 बार आपको जॉइंट मसाजेस देनी चाहिए। एक बार जॉइंट मसाज का इम्पैक्ट 2 घंटे तक बच्चे की बॉडी के ऊपर रहता है, तो 2 घंटे के बाद वो इम्पैक्ट आपका बच्चे का चला गया। लेकिन क्योंकि ये पैसिव वे ऑफ गिविंग इनपुट है, तो पैसिव इनपुट लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं होती, बट इनिशियली बच्चे को इसकी जरूरत है तो हमें उसको देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग क्लियर ही, और ये बच्चे के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है, और ये इमोशनल डिसरेगुलेशन जो रिफ्लेक्सेस रिटेन होने की वजह से होता है, वहां पे बच्चे को हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। तो उसके अलावा फुल बॉडी मसाज भी देनी है, लाइट म्यूजिक भी देना है, तो ये सारा मैंने इसलिए बताया, सीक्वेंस आपको क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ साइंस मैंने इसमें और लिखे हैं, आप जल्दी जल्दी इसको रीड कर लीजिए, मैंने मैक्सिमम इसमें कवर कर ली हैं। मोशन सिकनेस बच्चे को रहेगी, पुअर बैलेंस, ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी। एक चीज सब पेरेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी बच्चे की रिफ्लेक्सेस में नेक के मूवमेंट की वजह से कोई डिसरेगुलेशन है, तो नेक के मूवमेंट के संग संग आपका वेस्टिबुलर डिसरेगुलेशन होने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। शायद मैंने फर्स्ट सेशन में बताया, अगर नहीं बताया तो आप ध्यान दीजिए। वेस्टिबुलर सिस्टम हमारा कहाँ पे होता है, मुझे कोई पेरेंट बता सकता है? वेस्टिबुलर सिस्टम Ears. Yes, Ears, sir. behind the पीछे ears, बैक साइड ऑफ द ईयर। behind the कान ear. के पीछे। हाँ, इनर इनर ईयर में होता है, राइट? यस सर, एक साइड होता है, दोनों साइड होता है? कोई बताएगा दोनों मुझे? साइड। दोनों दोनों साइड. दोनों साइड। ग्रेट ग्रेट। दोनों साइड होता है, इनर ईयर में होता है। अगर अंदर आप चले जाएंगे तो इस लोकेशन में, अंदर की साइड इनर ईयर में वेस्टिबुलर सिस्टम हमारा होता है। तो वेस्टिबुलर सिस्टम किस लिए होता है? हमारा मूवमेंट के लिए और स्पेस में हमारा हेड की पोजीशन बताने के लिए। मोरो रिफ्लेक्स के अंदर जैसे ही आपकी हेड की पोजीशन चेंज होती है 30 to 45 डिग्री बैक में एक्सटेंड होती है, तो वेस्टिबुलर सिस्टम भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। अगर उसके अंदर कोई डिसफंक्शन है तो ये सारे साइन आपको देखने को मिलेंगे। पुअर बैलेंस, ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी, एक्सेसिव फियर ऑफ फॉलिंग एंड हाइट, मोशन सिकनेस, ये सारे सिग्नल्स वहां पे आ जाते हैं। और क्योंकि ऑडिटरी सिस्टम इनर ईयर के अंदर है, तो ऑडिटरी भी कनेक्टेड है, तो ऑडिटरी में भी इसलिए इंपैक्ट आने के चांसेस रहते हैं। और विजुअल, हमारे आईज की जो छोटी स्मॉल नर्व्स होती हैं वो भी इन सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं। तो इसीलिए जब भी आपके बच्चे में एक जगह प्रॉब्लम है तो सारी जगह हमें उसको देखना है कहाँ कहाँ आ रही है। एक रिफ्लेक्स से इस तरीके से रूट बनता है, और वो स्टेप बाय स्टेप सब जगह इंपैक्ट हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज आप लोग अपने माइक जो है ऑफ कर लीजिए, जब आपको बोलना हो प्लीज आप तब ऑन कीजिए, अदरवाइज वो बीच में डिस्टर्बेंस आती है। तो बच्चा ओवर रिएक्ट करता है, फाइट फ्लाइट क्यों करता है वो हम समझ गए हैं। फाइट फ्लाइट सिचुएशन क्यों आती है? जब इसमें हमें एक सिचुएशन हमने छोड़ दी, फ्रीज रिस्पॉन्स। फ्रीज रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है? अब शेर आपके पीछे आ गया, या तो फाइट करेंगे, जो कि चांसेस वैसे कम है, और या फिर आप फ्लाइट मोड में जाएंगे, आप अपने को सेव करेंगे। लेकिन एक कंडीशन आती है, आपका ब्रेन शट डाउन हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपने क्या कर दिया, आप फ्रीज हो गए। ऐसा भी हो सकता है ना काफी लोगों के संग, कि ना तो फाइट करें ना वो फ्लाइट मोड में जाए, फ्रीज हो जाए। तो
जिन बच्चों का मोरो रिफ्लेक्स रिटेन होता है उनके अंदर कई बार फ्रीज रिस्पॉन्सेज भी देखने को बार बार मिलते हैं। तो अगर ये शॉर्ट टर्म फ्रीज रिस्पॉन्सेज हैं वो इस वजह से हैं कि ब्रेन बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया है, ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और ब्रेन वहां पे फ्रीज हो गया, शट डाउन। ब्रेन ने सारे इनपुट्स को वहां पे शट डाउन कर दिया। तो सब लोग क्लियर रहिए। किसी कोई क्वेरी थी, कोई कुछ पूछ रहा था बीच में? एनीवन? तो ये तो हुआ बेसिक कि मोरो में बेसिक क्या एक चीज है थियोरटिकल पार्ट में, जो थोड़ा सा हमने समझा। इस पे हमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं, डिटेल आपको हम और भी शेयर कर देंगे ग्रुप्स के अंदर। अब आते हैं असेसमेंट के अंदर, इसका असेसमेंट कैसे करना है।